हेलो क्यूटीज, मैं हूँ आपकी आंचल अदाना और आज मैं फिर आ गई हूँ एक तीसरे ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने आईएलटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करी थी। फर्स्ट तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपना आईएलटीएस का जो एग्जाम है वो 6 महीने से ही उसके लिए प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि मेरे पासपोर्ट को आने में 6 महीने लगे थे। तो जब मैंने अपने पासपोर्ट का फॉर्म भरा था उसी टाइम से मैंने अपने आईएलटीएस की प्रिपरेशन थी वो शुरू कर दी थी। बट ऑफकोर्स मुझे नहीं पता था कि पासपोर्ट को आने में इतना ज़्यादा टाइम लगने वाला है कि मेरी जो आईएलटीएस की प्रिपरेशन है वो भी इतनी ज़्यादा लंबी चल जाएगी। बट मैंने किस तरीके से करी थी, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करी थी और कौन से यूट्यूब चैनल्स ने मुझे हेल्प करी थी मेरे आईएलटीएस प्रिपरेशन में, आज मैं ये सब आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट, जैसे कि हम ये जानते हैं कि हमारे आईएलटीएस एग्जाम में 4 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। तो जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तब मैंने अपने हर मॉड्यूल के लिए अलग से एक टाइम बनाया था, अलग से एक टाइम प्रिपेयर किया था कि इस टाइम पर मैं अपने इस मॉड्यूल की प्रिपरेशन करूंगी, इस टाइम पे इस वाले मॉड्यूल की प्रिपरेशन करूंगी। इसमें क्या होता है ना, जब हम लोग अपनी कोई भी चीज किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो हमारा एक टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है, हमारे पास टिप्स होनी बहुत जरूरी है कि हम ये चीज किस तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स जो हमारा स्मार्ट वर्क होता है वही हमें हेल्प करता है रेदर देन हार्ड वर्क से। तो मैंने भी ऐसे ही कुछ किया था, तो आज मैं वही सब आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट हम बात करेंगे अपने टाइम टेबल की। तो पहले जब मेरा प्लान नहीं था आईएलटीएस एग्जाम देने का या फिर किसी भी इस प्रोसेस का पूरा मेरा प्लान नहीं था, तब मेरा जो शेड्यूल था वो बहुत नॉर्मल शेड्यूल था, वही लोगों की तरह 9 बजे उठना, 10 बजे उठना सोकर। बट जब मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया माइंड से कि मैं अब आईएलटीएस का एग्जाम है मेरा, तो मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया, एक शेड्यूल बनाया। तो शेड्यूल के हिसाब से मैं 5 बजे उठती थी सुबह। मोस्ट ऑफ द पीपल लोग बोलते हैं कि हमें जो स्पीकिंग की प्रिपरेशन है वो शाम को करनी चाहिए, रात को करनी चाहिए सोते वक्त। बट ऑनेस्टली मैंने अपने केस में स्पीकिंग की प्रिपरेशन सबसे पहले करी थी। सबसे पहले मीन्स अपने पूरे शेड्यूल में सबसे पहले मैंने स्पीकिंग मॉड्यूल को रखा था, मैं उसी की प्रिपरेशन सबसे पहले करती थी। तो मैं 5 बजे उठती थी और 6 बजे तक फ्रेशन अप होकर अच्छी तरह से अपने माइंड को प्रिपेयर करके कि अब मुझे मेरे एक मॉड्यूल की प्रिपरेशन करनी है, उसके हिसाब से मैं 2 घंटा सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करती थी। स्पीकिंग के लिए भी मेरे अलग से ट्रिप्स एंड ट्रिक्स थे। मैं ऐसे नहीं करती थी कि बस शीशे के सामने खड़ी हो गई और एक टॉपिक ले लिया, उसको पढ़ने लग गई, या फिर अपनी आवाज खुद रिकॉर्ड करके मैंने वो चीजें सुनी। हाँ, ये चीजें मैंने बहुत लोगों से सुनी है कि ये चीजें करनी चाहिए और कुछ लोगों को ये हेल्प भी करती है, बट मेरे केस में मैंने कुछ और किया था। तो वो चीज मैं आपको एक दूसरे व्लॉग में बताऊंगी कि आप किस तरीके से स्पीकिंग की प्रैक्टिस बहुत इजीली कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं 1 घंटे का 8 बजे के बाद 1 घंटे का ब्रेक लेकर 9 बजे से 12 बजे तक या 11 बजे तक लिसनिंग की प्रैक्टिस करती थी। और ऐसा नहीं था कि मैंने बस कुछ बुक्स खरीद ली थी और बस मैं उनके जो क्वेश्चंस पेपर थे उनको सॉल्व करने लग गई, ऐसा नहीं था। ऐसे करोगे तो आप सुनोगे रिकॉर्डिंग्स, आप प्रैक्टिस करोगे, लेकिन जो मैंने किया शायद अगर आप वो करोगे तो उससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और बेटर हो सकती है। तो मैंने क्या किया था, जब मैं अपना लिसनिंग स्टार्ट करती थी, मेरी लिसनिंग स्टार्टिंग एक वीडियो से होती थी। मैंने एक यूट्यूब पर एक असद याकूब चैनल है उनका, वो आईएलटीएस ट्रेनर है। मैं सबसे पहले उनकी एक वीडियो देखती थी, उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी थी हर एक मॉड्यूल की। तो सबसे पहले मैं लिसनिंग की एक वीडियो उनके साथ देखती थी, वो किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किस तरीके से वो कीवर्ड ढूंढते हैं, किस तरीके से सिनोनिम्स बताते हैं, हर एक चीज पहले मैं एक अपना क्वेश्चन पेपर उनकी वीडियो देख कर सॉल्व करती थी। आफ्टर दैट जब मेरे पास 2 घंटे बच जाते थे तब मैं एक अपना खुद का एक एग्जाम देती थी। और जब मुझे लास्ट में सेटिस्फैक्शन नहीं होता था, जब मैं ये सोचती थी कि नहीं शायद इसमें कुछ गलती है, तो बिना वो फर्स्ट प्रैक्टिस जो मैंने करी है उसके एग्जाम उसके आंसर्स बिना चेक किए मैं सेम क्वेश्चन पेपर दूसरी बार भी रिपीट करती थी, उनके आंसर्स लिखती थी फिर से,
और उसके बाद मैं दोनों को चेक करती थी। फिर ऐसे हमें पता लग जाता है कि पहले हमने कौन सी मिस्टेक करी थी अपने पहले वाले एग्जाम में और दूसरे वाले एग्जाम में कौन सी हमने वो मिस्टेक दोहराई है या नहीं। ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है लिसनिंग में, सुनने में भी, क्योंकि लिसनिंग जो है वो हमारा हेडफोन लगा के होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा करो। इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। एक तो हमें नहीं पता होता है कि हमारा जो लिसनिंग एग्जाम है वो कौन से एसेंट में आने वाला है, कौन सी इंग्लिश यूज होने वाली है। तो हर तरह की इंग्लिश आपको समझ में आनी चाहिए। आपको जब भी आप लिसनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अलग अलग इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए। ब्रिटिश इंग्लिश यूज कीजिए, यूके यूज कीजिए, अमेरिकन एसेंट यूज कीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा वर्ड किस इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाता है। क्योंकि जब हम आइलेट्स एग्जाम रियल में देते हैं तब हमारा एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हमें लगता है कि आंसर बहुत एंड में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आंसर फर्स्ट वर्ड में ही निकल जाता है और हम पूरी लाइन सुनते रह जाते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आप क्या करना है, आपको ब्रॉडकास्ट सुनने हैं हेडफोन्स लगा के विदाउट हेडफोन्स मत कीजिएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस उसी तरह करनी है जिस तरीके से आपका प्रॉपर एग्जाम होने वाला है। आपको हर अपनी प्रैक्टिस टाइम पे ये सोचना है कि आप अपने आइलेट्स एग्जाम में ही बैठे हैं। तो हेडफोन लगा के लिसनिंग की प्रैक्टिस हेडफोन लगा के कीजिए। उसके लिए आप कुछ स्टोरीज सुनिए, मूवीज के डायलॉग सुनिए और ब्रॉडकास्ट सुनिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी तो न्यूज भी सुनिए, वो भी बहुत हेल्प करता है आपको आपके लिसनिंग जो पावर है उसे बढ़ाने की। इस प्रैक्टिस के बाद मैं 2 घंटे का ब्रेक लेती थी हमेशा, बिकॉज मुझे भी हाइड्रेट होने की जरूरत है, मैं लगातार नहीं पढ़ सकती थी। तो मैंने 2 घंटे का मैं ब्रेक लेती थी और फिर 2 बजे से फिर दोबारा स्टार्ट करती थी रीडिंग की प्रैक्टिस। तो मैं 2 घंटे ही करती थी, बिकॉज रीडिंग इज वेरी इरिटेट्स भी, बहुत ज्यादा मुश्किल है रीडिंग ऑनेस्टली। बट धीरे धीरे जब मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो वो चीजें अपने आप सॉल्व होने लग गई और मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी आने लगा। जब तक क्या है ना, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हमारे नंबर बहुत कम आ रहे होते हैं, हमारे बैंड्स बहुत कम आ रहे होते हैं, जैसे ये प्रैक्टिस हमने करी और हमारे बैंड्स आए हैं 15, 16, 17, तो हमारा मन नहीं लगता है। हमें ये लगता है कि क्या यार हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं इसमें, वहां पे कैसे होगा। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी जो चीजें हैं वो और बेटर हो सकती है, आपको जो चीजें हैं वो इजीली समझ आ सकती है। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने भी रीडिंग की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी। सेम मैंने लिसनिंग वाला टाइप ही यूज किया था। मैंने फर्स्ट एक वीडियो पहले असद याकूब चैनल है उनकी वीडियो देखी और उसके बाद मैंने अपना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने आइलेट्स कैम्ब्रिज बुक से अपनी प्रैक्टिस की थी। मैंने बुक नंबर 10 से लेके बुक नंबर 17 ये 7 बुक प्रिपेयर करी थी मैंने अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि जो हमारा आइलेट्स का एग्जाम होता है वो इसी पैटर्न का होता है। तो अगर आप भी अच्छी बुक्स चाहते हैं तो कैम्ब्रिज की जो अभी पैटर्न चल रहा है, जैसे कि 1 वर्ड हो गया और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ये ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी के पैटर्न के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके लिए आपको कैम्ब्रिज की नंबर 10 टू कैम्ब्रिज बुक नंबर 17 बहुत हेल्प करेगी। तो मैं भी ऐसे ही करती थी। मैंने हर एक क्वेश्चन के लिए एक अपनी अलग से टिप्स बनाई थी, जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करी थी। हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स डिटेल में मैं हर मॉड्यूल के बारे में आपसे बात करूंगी। मैंने हर एक क्वेश्चन जैसे कि ट्रू फॉल्स हो गया, नॉट गिवन हो गया, फिलिंग इन द ब्लैंक्स हो गए और हेडिंग टाइप हो गया, हर एक क्वेश्चन टाइप की एक टिप्स बना ली थी, ट्रिक्स बना ली थी कि मैं उनको किस तरीके से प्रिपेयर करूंगी और कैसे, कौन सा क्वेश्चन पहले करूंगी, कौन सा टाइप बाद में करूंगी, कौन सा पैराग्राफ पहले करूंगी और कौन सा पैराग्राफ बाद में करूंगी। ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर बताऊंगी, डोंट वरी। उसके बाद जो हमारा मॉड्यूल होता है वो होता है रीडिंग, जो कि बहुत डिफिकल्ट है रीडिंग।
उसके बाद जो मॉड्यूल होता है वो है राइटिंग मॉड्यूल। राइटिंग मॉड्यूल बहुत से स्टूडेंट को इजी लगता है, बट मेरे को नहीं लगा था ऑनेस्टली, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा था क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब ये तो आप समझ लोगे कि उसमें 2 टास्क होते हैं, एक में आपको डायग्राम मिलता है या फिर कोई पैटर्न मिलता है या कुछ इस तरह का एक डायग्राम मिलता है जिसे आपको डिस्क्राइब करना होता है डिटेल में। एक पैराग्राफ होता है जिसमें आपको डिस्कस करना होता है या फिर आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो राइटिंग में आते हैं। जो टास्क 1 है वो हम सब जानते हैं कि थोड़े कम मार्क्स का होता है, और जो राइटिंग टास्क 2 है ऑफकोर्स वो ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है। तो हमें दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए। जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तो ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा था कि जो टास्क 1 है वो थोड़ा इजी है, बट टास्क 2 बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। अलग अलग चीजें हम देखते हैं, हम टेम्पलेट भी यूज करते हैं। ऑनेस्टली मैंने भी टेम्पलेट यूज करने की कोशिश करी थी, बट आप टेम्पलेट में जो भी रेडीमेड टेम्पलेट होते हैं उनमें आप 1-2 लाइन यूज कर सकते हैं, बट आप पूरा टेम्पलेट यूज नहीं कर सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि आप टेम्पलेट यूज करो और उसमें फिर अपनी लैंग्वेज मिक्स करो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपनी दो और थोड़ा सा वो जो पूरा टेम्पलेट है उसे यूज करो, बट ऑनेस्टली दिस इज नॉट वर्किंग। आप प्लीज अपना टेम्पलेट पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। हाँ, आप अपने लिए एक अलग से टेम्पलेट बना सकते हैं जो कि हर जगह यूज होने वाला है। कुछ वर्ड्स, कुछ सिनोनिम्स होते हैं जो आपको हर जगह यूज करने होते हैं, और कुछ कोलोकेशंस भी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हर ऐसे में यूज की जा सकती है। लेकिन उसको आपको ऐसे नहीं है कि आपने एक टेम्पलेट बनाया और उससे आपने याद कर लिया। रट्टा मार के कोई फायदा नहीं है। आपको खुद एक समझकर एक टेम्पलेट बनाना है, एक ऐसा टेम्पलेट जिसे आप अपनी समझदारी से अपने टॉपिक के हिसाब से चेंज कर सके। ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए कि ऐसे चाहे किसी भी टाइप का हो, और आपका जो टेम्पलेट है, जो आपने पढ़ा है, जो भी आपने बनाया अपने लिए, उसे आप अपने तरीके से अपडेट कर सके, अपनी तरीके से चेंज कर सके। तो ये भी मैं प्रैक्टिस 2 घंटे करती थी शाम को, क्योंकि राइटिंग मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी। राइटिंग इज मोर डिफिकल्ट फॉर मी देन द रीडिंग मॉड्यूल, बट चारों ही मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। कर रहे तो आपको सारे ही है, सब में आपको 6 बैंड से ऊपर ही मार्क्स लाने होते हैं। तो मेरा जो पूरा एग्जाम था वो एक ही बार में क्लियर हो गया था मेरी प्रैक्टिस से। तो मैं तो बहुत ज्यादा इस चीज को लेके खुश हूँ कि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। बहुत ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आया, बट ओवरऑल 7 बैंड्स मैंने गेन किए थे। तो उसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी प्रैक्टिस से इतने नंबर आ गए। मुझे दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ी, जहाँ लोगों को 2 बार, 3 बार, 4 बार और रीचेकिंग भी डालनी पड़ती। ओके, लास्ट टिप मैं आपको ये भी दे दूं कि मान लो अगर आपने प्रैक्टिस करी है और आपने एग्जाम भी दे दिया है और आपके किसी वजह से किसी एक मॉड्यूल में 5.5 रह गए हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि गो फॉर द EOR। EOR बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को लगता है कि EOR में नंबर नहीं बढ़ेंगे, हो सकता है कि किसी किसी के नहीं बढ़ते हैं, बट आपको फिर भी EOR के लिए जाना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो जाइए, लेकिन अगर आप अनकॉन्फिडेंट भी हैं और आपको ये लग रहा है कि, फिर भी मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप फिर भी ट्राई कीजिए। मेरी एक फ्रेंड है, वो EOR के लिए गई थी और उसको कंफर्म भी नहीं था कि उसके पता नहीं नंबर बढ़ने वाले भी हैं कि नहीं, बट वो बढ़ गए और फाइनली उसका काम हो गया। उसका वीजा नहीं आया, वो अभी प्रोसेस में है, बट उसका IELTS क्लियर हो गया था। तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप भी कंफर्म कीजिए। और मतलब EOR तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी किसी एक में 5.5 है तो आज के लिए यही टिप्स। बाकी मैं आपसे मिलूंगी बाद में किसी और नए ब्लॉग के साथ। इन चारों मॉड्यूल के बारे में मैं डिटेल में अलग अलग वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको वो चीजें अच्छे से समझ आ सके। तो तब तक के लिए बाय क्यूटीज।